दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के आज 1382 दिन हो गए हैं, जबकि हमास और इजराइल के बीच युद्धबंदी के 57 दिन। आप पीछे में जो देख रहे हैं वह भारत के नई दिल्ली में जंतर मंतर पर एक धरना प्रदर्शन है और यह है बाबरी मस्जिद के ढाहे जाने के 33वें वर्षगांठ पर। इसका आयोजन लोक राज संगठन ने किया था और दर्जन भर के करीब दूसरे छोटे मोटे पार्टियां भी इसमें शरीक हुई थी, जिसमें लोक पक्ष भी एक है। मुख्य मसला यह नहीं है कि किसी खास धर्म के किसी खास पूजा स्थल को गिरा दिया गया, बर्बाद कर दिया गया, बल्कि यह है कि किस तरह से फासीवादी ताकतें कांग्रेस के कंधों से होते हुए भाजपा के वर्तमान स्थिति तक पहुंची है। और उसमें धर्म का मुख्य रूप से हिस्सा है, जाति तो है ही है, देशवाद भी है, व्यक्तिवाद भी है, कई तरह के अंधविश्वास हैं। सरकारी यंत्र और जितने भी विभाग हैं या तथाकथित रूप से प्रजातंत्र के 3 पिलर्स हैं, सबके ऊपर उनका अधिकार है, वो उसी के लिए काम कर रहे हैं। इनकी चर्चाएं हुई हैं और कुछ संगठनों ने यह भी मांग की, बल्कि आपस में यह तय भी किया, आह्वान किया जनता को कि छोटे मोटे राजनीति से अलग होकर एक क्रांतिकारी बदलाव के लिए तैयारी करें और आगे बढ़ें। चलिए अब हम आते हैं मिडिल ईस्ट एशिया में। गाज़ा पट्टी में इजराइल का आतंकवादी हमला जारी है और दर्जनों बच्चे, औरतें, बूढ़े और अन्य लोग हर रोज़ मारे जा रहे हैं और सारी दुनिया चुपचाप खामोशी से देख रही है, जबकि अमेरिका और अन्य लोग तथाकथित रूप से युद्धबंदी के दूसरे चरण की बात कर रहे हैं, जिसमें हमास को निरस्त्रीकरण किया जाएगा और तथा साथ साथ गाज़ा पट्टी में वो और उनके बड़े बड़े पूंजीपति, जिसमें ट्रंप के दामाद कुशनर भी शामिल है, अपना वहाँ पे मॉल खोलेंगे। समुद्री तट से सटे हुए क्षेत्र में बड़े बड़े रिसोर्ट खोलेंगे और जहाँ तक फिलिस्तीन की बात है, उनके राज्य की बात है, उसकी कोई चर्चा नहीं है और उनके दूसरे नहीं बल्कि तीसरे चौथे दर्जे का नागरिक बनाकर ढकेल दिया जाएगा। वेस्ट बैंक की भी स्थिति यही है। दक्षिण लेबनान में लगातार हमला जारी है इजराइल के एयरफोर्स द्वारा, उनके रॉकेट मिसाइल्स द्वारा और यहाँ तक कि बख्तरबंद गाड़ियों द्वारा भी। सीरिया और सूडान के गृह युद्ध की स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, स्थिति बद से बदतर हो रहा है। यमन की स्थिति देखने लायक होगी। DRC में भी तथाकथित युद्धबंदी के बाद भी वहाँ पे युद्ध भड़क जा रहा है। मुख्य रूप से वहाँ खनन को लेकर है, जो रेयर अर्थ एलिमेंट पे है, जिसके ऊपर अब तकरीबन अमेरिका का कब्जा हो चुका है। ना वह रवांडा के हाथ में है, ना डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के हाथ में है। वेनेजुएला पर भी दबाव जबरदस्त जारी है। एक सोशल मीडिया में देख रहा था कि वेनेजुएला एक उदाहरण है जहां ट्रंप पुतिन को धमकी दे रहे हैं कि तुम्हारे साथ वैसा हो सकता है, हालांकि यह उदाहरण बिल्कुल गलत है। फॉक्स न्यूज के साथ एक इंटरव्यू में ट्रंप कहते हैं कि नॉर्थ स्ट्रीम को किसने उड़ाया मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मेरा देश यानी अमेरिका की बेइज्जती होगी, लेकिन इतना वो जरूर बता सकते हैं कि रूस का हाथ है। तो निश्चित रूप से बाइडेन के समय में बाइडेन की जानकारी के तहत वह ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, नेटो और तथा यूक्रेन के नाविकों ने, सेलर्स ने एक आतंकी हमला करके उसे उड़ाया है, जिसमें खुद जर्मनी का भी हाथ है और पूरे यूरोप उसके कारण अब तेल की मंदी में डूबा पड़ा है। इस आने वाले ठंड में क्या होगा कहना मुश्किल है। मैक्रों चीन जाके गुहार लगा रहे हैं कि रूस को मना किया जाए कि वह तेल बंदी ना करे, बल्कि जाने दे और यूक्रेन के तेल के ठिकानों पर, एनर्जी सेक्टर पर आक्रमण ना करे। अब आते हैं रूस यूक्रेन के बीच युद्ध की स्थिति पर। जहाँ तक दक्षिण में कर्सों ओब्लास्ट की बात है, वहाँ पे जो यूक्रेन के कब्जे में है, ज़बरदस्त गोलाबारी रूस ने किया है और कई ठिकानों पर भयंकर
आगजनी की भी खबरें आई हैं। ज़ापोरिजिया क्षेत्र में रूसी सैनिकों का दबदबा जारी है और ऐसा लगता है कि उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं हो पा रही है। पूरे कामिंस्की क्षेत्र से लेकर ओरिखोव और उसके पूर्व में नोवोपावलिवका यानी निप्रोपेट्रोवस्क ओब्लास्ट से सटे हुए क्षेत्र में भी रूसी सैनिक आगे बढ़ रहे हैं। नोवोपावलोवका क्षेत्र में इवानेवका पर कब्जा करने के बाद से वहाँ पर यूक्रेन के सैनिकों का कुछ काउंटर अटैक हुआ है और उसका एक बड़ा सा हिस्सा भी ग्रे जोन में बदल गया है। पूर्व में पोक्रोवस्क पर तो पूरी तरह कब्जा हो गया है। अब इसके बाद पोक्रोवस्क से पश्चिम में भी रूस के सैनिक आगे बढ़ रहे हैं, जबकि मिर्नोग्राद पर तकरीबन पूरी तरह कब्जा हो चुका है। आईएसडब्ल्यू का भी कहना है कि हालांकि मिर्नोग्राद के उत्तरी क्षेत्र से शायद कुछ हिस्सा बचा हो जहां से यूक्रेन के सैनिक बाहर विड्रॉ कर सकते हैं या भाग सकते हैं, लेकिन उन पर पूरी तरह से रूसी सैनिकों का हावी होना लाजमी है, हो चुके हैं, क्योंकि वह उनके फायर कंट्रोल में आते हैं। बहुत पतला सा सकरा सा रास्ता बच गया है। जबकि पोक्रोवस्क मिर्नोग्राद के उत्तरी क्षेत्र में नॉर्थ फ्लैंक कहें तो वहाँ पे सुवोरोवो और निकानोरोवो लाइन में आगे बढ़ रहे हैं। ये स्थिति टोरेस चासीवेर कॉन्स्टेंटिनिवका की तरफ है। कॉन्स्टेंटिनिवका के दक्षिण और दक्षिण पूर्व से रूसी सैनिक आगे बढ़ रहे हैं। सिवेर्स्क के लिए जबरदस्त घमासान जारी है और रूसी सैनिक इसको उसी तरह घेरने की कोशिश कर रहे हैं जो उनका टैक्टिक्स रहा है। अन्य क्षेत्रों के लिए भी जो करते रहे हैं, जैसे मिर्नोग्राद अभी हाल फिलहाल के उदाहरण में, दक्षिण पूर्व और उत्तर पश्चिम एरिया से और सिवेर्स्क से भी वो आगे बढ़ चुके हैं, जो कि लिमान के क्षेत्र से भी यानी यामपोल से सटे क्षेत्र से भी बढ़ रहे हैं। लिमान में भी वह प्रवेश अब कर चुके हैं उत्तर और पूर्व क्षेत्रों से। हालांकि लिमान अभी भी सुरक्षित है, यूक्रेन के हाथ में है, लेकिन जबरदस्त लड़ाई जारी है। और आगे आते हैं बोरोवा क्षेत्र में। यहाँ पे रूसी सैनिक ने फिर से बोहुस्लावका के उत्तर से प्रवेश कर लिया है, जहाँ पर यूक्रेन का बहुत ज़बरदस्त काउंटर अटैक जारी है। कुछ हद तक सफलताएं मिली है। कुपियान से कहें तो स्थिति बहुत स्पष्ट नहीं है। यूक्रेन के सैनिकों का काउंटर अटैक कुछ हद तक सफल होता नज़र आ रहा है कुपियान्स के पश्चिम या उत्तर पश्चिम क्षेत्र से, और यहाँ पर लगता है कि रूसी सैनिक अभी पूर्ण रूप से जिस तरह से वो कुछ हफ्ते पहले बढ़ रहे थे, अभी उनका प्रभाव थोड़ा नहीं है। खार्कोव के उत्तर यानी वोल्चांस क्षेत्र में रूसी सैनिक हर दिशा में बढ़ रहे हैं, यानी दक्षिण, पश्चिम और पूर्व क्षेत्र में, जबकि सुमी क्षेत्र में स्थिति तकरीबन स्टेलमेट है। हालांकि धीमे धीमे गति से रूसी सैनिक 300 से 400 मीटर तक हर रोज बढ़ पा रहे हैं। इंटरडिक्शन मिशन दोनों तरफ से बहुत ज़बरदस्त रूप से है। सैकड़ों की संख्या में ड्रोन्स और मिसाइल्स तथा दूसरे अन्य तरीकों से लड़ाई जारी है और यह दक्षिणी भाग यानी ब्लैक सी में भी हो रहा है। पुतिन का दौरा भारत में पूरा हो चुका है। मुख्य रूप से कहें तो पुतिन, जो तकरीबन 59 बिलियन डॉलर 59 बिलियन डॉलर का एक्सेस है, यानी भारत को तेल तो बेचा है, रुपये आ गए हैं, लेकिन इसका क्या करें उनके पास पता नहीं है। इस पर काफ़ी गहन चर्चा हुई है, सामने नहीं आ रहा है, और किस तरीके से वापसी करेंगे देखने वाले चीज़ें होंगी आने वाले समय में, जिसमें वह भारत से सैकड़ों नहीं हजारों लेबर फोर्सेस लेंगे। फ्री ट्रेड यूनियन यानी यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन से होगा और अन्य चीज़ें हैं जिसका हमें अभी बहुत जानकारी नहीं है, खुलासा नहीं हुआ है। यह मात्र दोस्ती नहीं था दोस्तों, इसके पीछे व्यापार था और पुतिन इसमें कम स्मार्ट नहीं है। अब रूस जो है सो आरबीआई के थ्रू यहाँ पे बॉन्ड सिक्विटीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इन्वेस्ट कर सकेगी। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी भी होगा, यानी डायरेक्ट
इंडिया से रुपया में भी आदान प्रदान का होगा, जो ब्रिक्स के लिए भी एक आधार बन सकता है। हाँ, युआन यानी चाइनीज़ करेंसी भी आएगा और यूएई का दिरहम भी आएगा। कई चीज़ें हैं, कभी बात चली तो इस पर फिर विस्तार से चर्चा करने की बात होगी। यह आपके भी इंटरेस्ट की बात हो सकती है यदि आप इंटरनेशनल रिलेशंस में रुचि लेते हैं, तो खासकर भारत की विदेश नीति जिसमें रशिया आता है, चीन भी आता है, अमेरिका भी आता है, इजराइल भी आता है। तो दोस्तों, जहाँ तक मेरा चैनल है वह अभी भी घोस्ट रेस्ट्रिक्शन में है, यानी आपके पास नहीं पहुँच पाता है। संभवतः अपने दोस्तों के पास भेजें और लाइक डिसलाइक करें ना करें, कमेंट जरूर डालें। हालांकि कम ही लोग ऐसा कर पाते हैं। और इसके साथ में आज का अपना वीडियो बंद करता हूँ, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।